हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 फ्री टारगेट 470 व्हाट्सएप पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ सेंड कर देंगे। रवि जीएस रिसर्च सेंटर बाय रवि, फ्री कोर्स और फैकल्टीज। मतलब किस प्रकार से हम क्या क्या वीडियो अपलोड करेंगे। लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, गेस्ट क्वेश्चन, डॉट क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चन, बुक क्वेश्चन, 10th हिस्ट्री सब्जेक्टिव कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पे और फ्री पीडीएफ्स के लिए। तो चलिए, हिस्ट्री जिसको इतिहास बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 50 से 60 शब्द में 2 अंक। उत्तरीय चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस आसान भाषा में, देहाती। देखिए, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। उत्तर हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखना है आप लोग जान लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में लिखना है, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है जैसे पहला का क्वेश्चन से, उसको कैसे लिखेंगे। वियना उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो वियना उत्तर में लिखेंगे पहला का उत्तर, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। अनेक है, निम्न है, ये लिख सकते हैं। तो चले, वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में पूर्व राजवंशों को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां राजगद्दी सौंपी गई। इटली में अस्टाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्य के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता का बहाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखिए, एनालिसिस है जो 2020 में पूछे गए, 19 में पूछे गए, 14 में पूछे गए, 13 में, 2026 में फिक्स पूछी जाएंगी इतने ईयर्स का एनालिसिस। तो चलिए, उत्तर हो जाएगा। इसमें भी उत्तर, हर एक क्वेश्चन को हम बताएंगे किस प्रकार से एग्जाम हॉल में लिखना है, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, उत्तर के टाइम पे दूसरा का उत्तर जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी की क्रांति प्रमुख कारण थे। ये प्रमुख के जगह निम्नलिखित कारण थे, ये भी लिख सकते हैं। उत्तर में निम्नलिखित कारण थे, उसके बाद जो कारण होगा अपने अनुसार दर्शा दीजिएगा। देखिए, पहला है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, दूसरा है राजनीतिक दलों की संगठन का अभाव, तीसरा है समाजवाद का प्रसार, चौथा है लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता उसके
प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? भूमिका से पहले हम जान लेंगे ये क्वेश्चन कितने कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। 2020 से 2015 से 2013 ए 2012 से। इसको हम एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, ताकि एक नंबर नहीं कटे। देखिए तो इटली क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो देखिए उत्तर में लिखना है, तीसरा का उत्तर में। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्नलिखित प्रकार, अनेक प्रकार, पूर्ण अनेक है। तो उसका उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली किताबी भाषा में नहीं लिखना, अपने भाषा में लिखना है। इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया के आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। फिनिश्ड हो गए। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे अपने अनुसार से। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मैजिनी कौन था? तो देखिए जानेंगे, उत्तर में लिखेंगे ताकि नंबर नहीं कटे। कैसे लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे चौथा का उत्तर, नंबर दे करके उत्तर उसके सामने लिखेंगे एग्जाम हॉल में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया 2019 ईस्वी में पूछा गया, मैजिनी कौन था? तो उत्तर में हम लिखेंगे मैजिनी से हम यही समझते हैं कि युवा इटली संगठन का संस्थापक। मैजिनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतंत्र विचारों। चलिए आगे चलते हैं। विचारों का समर्थन तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1845 ईस्वी में मेटरनी की पराजय के बाद मैजिनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मैजिनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अच्छे से पहले बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बुक को पढ़ के क्वेश्चन को समझेंगे, सीखने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, क्योंकि रट्टा मार करके आप समझ नहीं पाइएगा। क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखिए आप लोग अपने खुद को क्वेश्चन को सॉल्व करने की
सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसमें कम से कम एक सप्ताह में हम हर एक सब्जेक्ट का एक जैसे हिस्ट्री हो गया एक सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चन हम खुद से लिखेंगे, सीखेंगे, किताब को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। रट्टा मारने से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। और सीखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा तो आपको जब तक चाहते हैं तब तक याद रहेगा आपको। तो चलिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर, देखिए तो जैसे एग्ज़ाम हॉल में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो इसको क्या करेंगे, देखिए गैरीबाल्डी की चर्चा, तो ये 5 नंबरी क्वेश्चन हो गया। 5 नंबरी लिखना है, ये दर्शाया गया है। देखिए तो इसको कैसे लिखना है, 5 नंबर क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कॉपी के नंबर पर दे देंगे 5वां का उत्तर है और उसके ऊपर लिख दीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय उत्तर बस हो जाएगा। उसके बाद 5वां का उत्तर, 5वां नंबर दे करके उसके सामने उत्तर लिख करके 100 ऐसे करके लिखना है कॉपी में। और उसके बाद इस क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, गैरीबाल्डी की कार्य की चर्चा करें तो उत्तर में लिखेंगे गैरीबाल्डी की कार्य की चर्चा निम्नलिखित प्रकार से, अनेक प्रकार से है, निम्न प्रकार से है, निम्न रूप में है। बस उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, 2016 ए और 2014 ए और 26 में क्वेश्चन पूछने की फिक्स चांस है। तो चलिए आगे अब हम समझते गैरीबाल्डी। ये कौन है, गैरीबाल्डी है। जोसेफ गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पैसों से एक नाविक था और मैजिनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के रूप द्वारा दक्षिण इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इस प्रांतों के अधिकांश जनता हुर राजवंशों के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थन बन गई थी। गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबूल ने भी समर्थन किया। नेक्स्ट 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबूल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी की काबूल से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं ख़त्म हो गया। देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किताब को अच्छे से पढ़ करके और समझेंगे। किताबी भाषा नहीं लिखना है, समझ गए, जैसे लिखा हो ऐसे ही ये नहीं लिखना है हमको एग्जाम हॉल में, तो नंबर ऐसे कटने की चांस रहेंगे। तो चलिए देखिए गया दक्षिण इटली के
जीते गए क्षेत्रों को गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल सौंप दी। विक्टर इमैनुएल सौंप दिया। गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा। देखिए, एक गैरिबाल्डी अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से सारा व्यापार जो थे, गैरिबाल्डी जी देश के प्रति सारा चीज़ समर्पित कर दिया और किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। क्रांतिकारी का मतलब तो ये होता है ना, जीवन जीने लगा। जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, उसके उदाहरण संसार में, इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गैरिबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी है। वाह, लाला लाजपत राय जो क्रांतिकारी थे। तो चलिए 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे और सिखाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, छठा क्वेश्चन आ गया। छठा क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मैजीनी का क्या योगदान था? चलिए क्वेश्चन समझ ले, क्या योगदान और कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आप समझ लीजिएगा जो कितने ईयर्स में पूछे गए हैं और 2026 में पूछने की चांस है कि नहीं। आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा। तो देखिए 2015 ए में पूछा गया है, MQ सेट 3 2015, 2011 ए शिफ्ट में पूछे गए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपने देहाती भाषा में आसान से। चलिए, तो क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में मैजीनी का क्या योगदान था। देखिए, तो उत्तर में कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में, इटली के एकीकरण में मैजीनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मैजीनी का इस प्रकार से योगदान था, निम्न प्रकार से योगदान था, ऐसे करके लिखेंगे। अनेक प्रकार से योगदान था, इस प्रकार से योगदान था, कोई भी लिख सकते हैं अपने अनुसार से, ताकि नंबर नहीं कट सके। तो चलिए आप सॉल्व करेंगे। मैजीनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की थी। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मैजीनी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए मैजीनी ने 1831 ईस्वी में माईसी में यंग इटली की स्थापना की। इस सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से मुक्त उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मैजीनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहाँ से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली
ये स्वाधीनता संग्राम के प्रेरित करना चाहा। मैजिनी का इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। देखिए, इटली के एकीकरण का पैगंबर यूं ही नहीं कहा गया, वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से और हर एक मोड़ पर संघर्ष करते गया, कोशिश करते गया, हिम्मत नहीं हारा। एक बार फेल हुए, एक बार हारे तो फिर दूसरे बार खड़े हुए, जो हम लड़ सकते हैं, हम इस सफलता को पा सकते हैं। तो इतने महान यूं ही नहीं बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अपने भाषा में सॉल्व करना एग्जाम नंबर 1 भी नहीं करेंगे। तो चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। देखिए 2015 क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 2015 में। तो चलिए इसको हम एग्ज़ाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 7 उत्तर दे देंगे, ऐसे करके आ जाएगा एग्ज़ाम हॉल में 7 और उत्तर। तो यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, यूरोपीय इतिहास में घेटो का निम्नलिखित अर्थ है, इस प्रकार से। बस हो गया। इसको अब सॉल्व करेंगे अपने भाषा में, जो किताबी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में सॉल्व करना है। घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म प्रजाति जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। तो ये फिनिश्ड हो गए इसी प्रकार से। और इसको किस प्रकार से बना सकते हैं क्वेश्चन को, कि यूरोपीय इतिहास के घेटो की के अर्थ अनेक प्रकार से सामाजिक स्वतंत्रता और विचारधारा और समाज में रहने वाले लोगों को जागरूक किया, इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, मेटरनिक युग क्या है। देखिए मेटरनिक युग का क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछे गए, MQ सेट 4 2011 में पूछे गए हैं। तो इसको एग्जाम हॉल में हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मेटरनिक युग क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे 8वां के सामने। मेटरनिक युग से हम यही समझते हैं कि, कहाँ लिखेंगे एग्जाम हॉल में, मेटरनिक युग से हम यही समझते हैं कि, बस उसके बाद उत्तर दे देंगे जो हम सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के संचार मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल में मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थन था। वह राजा के देवी अधिकार में विश्वास रखता था। फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे समझना है, कैसे सीखना है, ताकि आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद देखिए MQ सेट 3 में पूछा गया 2011 में। तो देखिए ये सब क्वेश्चन VVI सॉल्व करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में फिक्स आए। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम हॉल में कैसे। ये देखिए अभी से प्रैक्टिस बनाना है, सॉल्व करना है एग्ज़ाम हॉल में, कैसे प्रैक्टिस बनाना है अपने अनुसार, कैसे क्वेश्चन को सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। 9वां का राष्ट्रवाद क्या है,
तो राष्ट्रवाद 9वां का उत्तर दे देंगे सामने में। राष्ट्रवाद क्या है, तो देखिए राष्ट्रवाद से हम ये समझते हैं कि, अब उसके बाद उत्तर लिखना स्टार्ट कर देंगे। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की भी व्यक्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यह हमारे समाज में अनेक प्रकार की स्वतंत्रता और सामाजिक शिक्षा में परिवर्तन लाए और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, समाज को परिवर्तन करने की कोशिश की, समाज को बदलने की कोशिश की, गांव को शिक्षित करने की कोशिश की। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। अब 10वां क्वेश्चन सॉल्व पढ़ेंगे। दसवां क्वेश्चन है, मैजिनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। देखिए एनालिसिस है सेट 3 2011। और उत्तर में कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम पेपर में। देखिए जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो देखिए उत्तर में लिखेंगे। 10वां का उत्तर सामने, जैसे यहाँ पे 10 है ऐसे करके लिखेंगे ना, 10 ही सामने उत्तर रहेगा। जर्मनी की एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं अनेक प्रकार से हैं। बस ऐसे लिख देंगे अपने भाषा में ताकि नंबर ना कट सके। तो चलिए देखिए पहला हो गया, लगभग 300 छोटे राज्य हैं। दूसरा हो जाएगा, इन राज्यों में व्यक्त राजनीति, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं हैं। तीसरा हो जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा। पाँचवा हो जाएगा, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। इस प्रकार से है बस, और ये नंबर आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई कटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो देखिए एनालिसिस कौन से ईयर में पूछे गए, सेट 2 और 2011 में पूछे गए हैं एमसी सेट 2। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम पेपर में, सॉल्व कैसे करेंगे। 11 नंबर के सामने क्या उत्तर लिखा जाएगा। चलिए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। तो उत्तर में लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट इस तरह से सहायक हुआ, अपने तरीका लगा करके, अपने नियम लगा करके, इस तरह से बोनापार्ट की तरह सहायक हुए, अपने नियम लगा करके, कोई सूत्र अपना करके, और उसके बाद अपने अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते गया। उत्तर हो जाएगा, नेपोलियन के समय इटली और जर्मन मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्त थे। नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इस देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित होने
के लिए प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार से आपने शब्द में उत्तर सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखिए, एनालिसिस MQ सेट 1 2011, जो ये क्वेश्चन सारे जो क्वेश्चन करवाएंगे 2026 में, उसमें की संभावना फिक्स है। समझ गए? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो एग्जाम हॉल में कैसे लिखिएगा? 12 नंबर क्वेश्चन देकर के उत्तर। शीत युद्ध से हम यही समझते हैं कि शीत युद्ध से हम यही जानते हैं कि शीत युद्ध को हम इस प्रकार से समझते हैं। शीत युद्ध को हम जानते हैं इस प्रकार से। तो चलिए उत्तर सॉल्व करेंगे। देखिए, शीत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक्यद्वंद्व के रूप एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। 12 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया इस प्रकार से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे कॉपी में? उत्तर में लिखेंगे 13 नंबर उत्तर, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ा, निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव पड़ा, निम्नलिखित रूपों में प्रभाव पड़ा। बस ये सॉल्व हो गया हेडिंग अपना अनुसार से। अब चलिए देखिए, चार्ल्स एक्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। गुरु वंश के स्थान पर अलायंस वंश को सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। फिनिश्ड हो गए। तो 13 नंबर क्वेश्चन चलिए, अब बच गए हैं 15 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन एनालिसिस पूछे गए हैं सेट 1 2011 में। तो चलिए, इसको एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे लिखेंगे अच्छे से, ताकि हमारा टीचर जी नंबर ना काट सके। देखिए, 1830 की क्रांति के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया गया है। इस प्रकार से वर्णन है, इस प्रकार से व्याख्या है, इस प्रकार से निर्माण किया गया है। बस इस प्रकार से लिखेंगे, अपने अपने अनुसार से लिखेंगे। उसके बाद 1830 की क्रांति का प्रभाव निम्न प्रकार पड़ा है। तो चलिए, पहला 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यह रहा, उसने देश में कट्टर राजसत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा, इन क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा विनय कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। तीसरा,
इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्र में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथा, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, फिनलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीय के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ। तो चलिए फिनिश्ड हो गए 14 नंबर क्वेश्चन। नंबर काटने वाले नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर देंगे इस प्रकार से लिखेंगे तो अपने भारतीय भाषा में। 15 नंबर क्वेश्चन, विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार से, इस रूप से, ऐसे। उत्तर देखिए, विलियम वन जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रायः से सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंब किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सोलह नंबर क्वेश्चन, लौह एवं रक्त की नीति क्या है? लौह एवं रक्त की नीति, एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे 16 का उत्तर, लौह एवं रक्त की नीति से हम यही जानते हैं, हम यही समझते हैं। बस उसके बाद लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था और वह जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं और सामाजिक राज्य स्वतंत्रता एकता के लिए महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा किया गया। इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए 16 फिनिश्ड हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इटली के एकीकरण के बाधक तत्व को वर्णन करें। तो 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे एग्जाम हॉल कॉपी में। इटली के एकीकरण के बाधक तत्व को वर्णन हम निम्न प्रकार से किए हैं, निम्नलिखित प्रकार से किए, इस प्रकार से किए, इस रूप में किए हैं, इसलिए किए हैं। बस ये हो गया फिनिश। अब देखिए, भौगोलिक समस्या सबसे बड़ी बाधक थी। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का विदेश प्रभुत्व एवं हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रेलिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु था। रोम का राज्य इटली के मध्य में स्थित था, जहाँ पोप का प्रभाव पोप चाहता था। इटली का एकीकरण पोप का नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर होना
की शासकों के नेतृत्व में राजनीतिक विषमताएं आर्थिक कारणों से और उग्र हो गई, क्योंकि दक्षिणी इटली अविकसित और ग्रामीण था तथा उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक है। इस प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 1830 ईस्वी के कारणों का वर्णन करें। तो देखिए एग्जाम हॉल में लिखेंगे 18 का उत्तर, क्वेश्चन नहीं लिखना एग्जाम हॉल में, 18 नंबर देकर के उत्तर। जुलाई 1830 से ईस्वी की क्रांति के कारण का वर्णन निम्न प्रकार से, अनेक प्रकार से है, इस प्रकार से किया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। चार्ल्स एक्स के निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांसीसी तथा राष्ट्रीय तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबा दिया। उसने संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसने प्रतिक्रियावादी बोलिंगन को प्रधानमंत्री बनाया। बोलिंगन ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना की तथा इन्हें विशेष अधिकार प्रदान किया। बोलिंगन ने इस कार्य के प्रति सधन एवं उदारवादी ने इसका विरोध किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः आदेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी की गृहयुद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए। बस नेक्स्ट क्वेश्चन अब लास्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। लास्ट, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान का वर्णन करें। उत्तर आ जाएगा 19 का उत्तर लिखेंगे एग्जाम हॉल में जैसे कॉपी में। 19 का उत्तर, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान का वर्णन अनेक प्रकार से है, निम्न प्रकार से, जैसे लिखना चाहते हैं निम्न रूप में है। तो चलिए उत्तर उसके बाद हेडिंग हो गया, उसके बाद लिखेंगे। फिर उसके निचले लाइन में राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव हंगरी, ये छापना नहीं है इसी किताब में से, अपने भाषा में उत्तर देना। राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव हंगरी पर भी पड़ा। यह ऑस्ट्रिया के अधीन था। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ तथा फ्रांसीसी डिक ने किया। कोसूथ लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को पराजित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसूथ ऑस्ट्रेलियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रेलिया की जनता पर पड़ा। 31 मार्च 1848 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियाई की सरकार ने हंगरी की बातें मान ली। हंगरी के स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। इनमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। हंगरी में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई।
तथा प्रतिनिधि सभा डाइट की बैठक प्रतिवर्ष हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इसी प्रकार से चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो चुका है और सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का सॉल्व करेंगे। जय हिंद।